नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर आपको जीवन ज्योति एकेडमी के अधिगम की क्लास में फिर लेकर उपस्थित हूँ। और हमने इसके पहले अधिगम बताए, अधिगम के प्रकार बताए, पक्ष बताए, और भी उसके साथ साथ जो है आगे हम जो बताएंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए सर्वोपरि है। जितना भी सीटेट के एग्जाम आप दोगे, उस सीटेट के एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी थाट के आधार पर पूछेगा तो इसी विशेषता से पूछेगा और इसी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से पूछेगा। तो फिलहाल बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप समझ सकते हैं तो कर सकते हैं चीज को। देखिए, अधिगम की विशेषता की बात की जा रही है। विशेषताएं या गुण भी कह सकते हैं। क्या अधिगम की विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं अधिगम की, इनके जानने के लिए हम लोग कुछ विशेषताओं पर बड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला हम लोग करते हैं कि जो अधिगम होता है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है भाई? अधिगम एक प्रक्रिया है। अब कहेंगे सर जी ये कैसे? एक प्रक्रिया है। जब कोई भी बालक कुछ सीखता है तो एक क्रम से सीखता है और निरंतर एक के बाद एक प्रक्रिया आती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं अधिगम, यानी सीखना एक प्रक्रिया। कोई व्यक्ति, कोई बालक इस दुनिया में आता है तो वो क्या करता है? वो कोई चीज सीखने का प्रयास करता है। जब वो सीखने का प्रयास करता है तो ऐसा नहीं कि साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल चलाते समय पहले वो कैंची के माध्यम से सीखेगा, ना कि पहले गद्दी पे ही बैठ जाएगा। एक निश्चित प्रक्रिया है, एक के बाद एक आने वाली उत्तरोत्तर प्रक्रिया मानी जाती है। तो कोई बालक जब सीखता है तो पहले ABCD सीखेगा, फिर एप्पल सीखेगा, बॉल सीखेगा, फिर उसके मीनिंग सीखेगा, शेप क्या होता है ये सीखेगा, और लास्ट स्टेट में जाकर 10th सीखेगा कि दिस इज ए सीखेगा। एक प्रक्रिया से ही कोई बच्चा ऐसा नहीं जो पहले ही सीख लेगा। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये पहली चीज आ गई कि अधिगम क्या होती है। अधिगम की विशेषता में है कि अधिगम एक प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है अधिगम जो होता है, ये जो अधिगम होता है, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है। अच्छा, आप लोग यहां पढ़ने आए, जब आप लोग पढ़ने आए हैं तो क्या कोई उद्देश्य नहीं है ना? वो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि मुझको 46,000 की सैलरी मिल जाती है ना, उसको नौकरी मिल जाती है, इसलिए आपका एक उद्देश्य है। लेकिन सच देखा जाए, अगर अधिगम को हमें सीखना है, उसका कोई उद्देश्य है, तो हमें खुद को एक काबिल बनना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ नौकरी के लिए ही क्लास करें, नौकरी के ही लिए ही हम तैयारी करें, ज्ञान लें। नहीं, खुद को काबिल बनने के लिए ज्ञान ले सकते हैं। और ये निश्चित तौर पे उद्देश्य पूर्ण होता है। साइकिल चलाते तो भी उद्देश्य होता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा तो चलाना सीख लूं कम से कम। ABCD सीखता है कि कल स्कूल जाएगा बाबू तो सीख लेगा ये चीजें। आप भी कोई चीज सीखते हो जीवन में पहली बार, कोई मैकेनिक का काम करने गए, कोई आप राजगीर का काम करने गए, कोई आप डॉक्टर में ऑपरेशन करने का काम करने गए, कोई आप इंजीनियरिंग करने गए। तो छोटे से लेकर बड़े वहदे तक जो कुछ भी आप सीखते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, उसी को हम लोग उद्देश्य कहते हैं। तो कोई भी आदमी कुछ भी सीखता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन उद्देश्य कहलाता है। तो वैसे ही बालक भी जो सीखते हैं वो एक उद्देश्य पूर्ण से ही सीखते हैं। अगर आपका उद्देश्य पूर्ण उद्देश्य नहीं होता तो आप कभी नहीं सीखते। दूसरा थाट जो कहता है कि ये हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। तीसरा अधिगम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। आदमी कोई सीखता है तो सकारात्मक भी सीखता है, नकारात्मक भी सीखता है, अच्छी बातें भी सीखता है और गलत बातें भी सीखता है। एग्जाम्पल देखिए, सकारात्मक का मतलब क्या हुआ?
आप बचपन से पढ़े होंगे, जब हम लोग प्रार्थना करते थे तो कुछ बच्चे होते थे, शालीन थे, सीधे थे, आगे वो आराम सावधान मुद्रा में खड़े होकर प्रार्थना के आधार पे या अपने इस ईश्वर को याद करने के आधार पे खड़े होते थे, और खड़े होने के बाद बड़े अच्छे तरीके से उस सकारात्मक चीज़ों के माध्यम से सीख लेते थे, अच्छी अच्छी बातों को सीखते थे, सीरियस रहते थे, ईश्वर को वंदना करते थे, याद करते थे, इस आधार पे सीखते थे। लेकिन वहीं पर नकारात्मक पहलू भी होता है। कुछ तो गधवा ऐसे रहते हैं पिछवा कि जब राष्ट्रगान होता है या फिर जो प्रार्थना होती है तो पिछवा से खुद ही आते रहते हैं, ई है वो है, करते हैं कि नहीं करते। तो ये भी सीखा, बस वो नकारात्मक चीज सीखा है। और एक क्या होती है, सकारात्मक चीज। बालक कोई भी चीज सकारात्मक भी सीखता है, नकारात्मक भी सीखता है। एक बालक बहुत अच्छा विचारक होता है, अच्छे लोगों की संगत होती है, गांव शहर में लोग उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा संस्कारिक बालक है, बड़ी अच्छी बच्ची है, देखते ही नमस्ते करती है, बैठ जाती है, या मतलब हमको जाते ही वो कुर्सी छोड़ देती है, तमाम बातें हैं। लेकिन वहीं पर नकारात्मक बालक भी कुछ मिलते हैं जो सीखे रहते हैं। पुलिया पे बैठकर प्रखंड विद्वान भी कुछ होते कि नहीं। कोई जाता रहेगा, खासतौर से लड़कियां जाती रहेंगी तो कुछ कभी बैठे हुए होते, सारे लड़के तो वो नहीं होते, कुछ लड़के बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ पंक्तियां कसते रहते हैं। अब ऐसा कसते हैं कि कई बच्चियां कुछ नहीं बोलती चली जाती है और ये सोच देखो मैंने बोल दिया। इनकी बाणियां समझ लो कबीरदास जैसी दिखती हैं। कबीरदास तो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वो भी जो कुछ बोलते थे उनके शिष्य ग्रहण करते थे, वैसे इनका भी था। इनके शिष्य नकारात्मक ग्रहण करते और कुछ बालक होते हैं जो सकारात्मक ग्रहण करते। तो अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नकारात्मक भी अधिगम हो सकता है। अगला इसमें यह एक अधिगम जो होता है एक क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है भाई, है कि नहीं बताइए। बिना कोई चीज कोई बालक सीखता है, बिना कोई क्रिया किए या कोई कार्य किए वो कुछ सीखेगा क्या? क्या बैठे साइकिल को सीख ले? जब तक उठेगा नहीं, गिरेगा नहीं, चलाएगा नहीं, ढकेलेगा नहीं, करेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि एक क्रियात्मक इकाई होती है। अधिगम क्या होती है? अधिगम एक क्रियात्मक इकाई के रूप में मानी जाती है। यह जीवन पर्यंत, अधिगम जीवन वाली